Now, let's move on to another subtopic, which is membrane proteins. अब membrane proteins we understood कि हमारे पास किस तरह के होते हैं. We have two types of proteins, right? For example, हमारे पास intrinsic, जिनको हम integral proteins कहते हैं, वो होते हैं. और हमारे पास होते हैं extrinsic और what you would say peripheral proteins, वो present होते हैं. अब माधुरी, if you could tell me कि हमारे पास इन दोनों को हम आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इफ यू कुड रिकॉल. How would you differentiate between intrinsic? Okay, let me go over that in a bit. अच्छा, so now हमारे पास basically if you look at this structure, हमारे पास एक टाइप ऑफ प्रोटीन जो है, let the screen come at that slide, okay, over here. If you could notice, हमारे पास कुछ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे पास खाली आउटसाइड बाउंड्री पर या हमारे पास जो एक्सटर्नल पेरिफेरी है वो बस वहीं पर प्रेजेंट है, राइट? हमारे पास वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है दे आर जस्ट प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री. वो क्या कहते हैं, जैसे आप कहो पेरिफेरी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, एजेस को कहता है, बाउंड्रीज को कहते हैं. पेरिफेरी इज दैट. So peripheral proteins or the extrinsic proteins are those proteins which are present where? Which are present on the boundary of the cell membrane. वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा पूरा स्पैन नहीं कर रहे होते लेंथ को, वो पूरी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर रहे होते, वो बस सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे होते हैं. ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक, या आप कह लो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वो फेस कर रहे होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर रहे होते. एंड आवर इंट्रिंसिक प्रोटीन और आवर इंटेग्रल प्रोटीन आर दोज प्रोटीन्स व्हिच आर स्पैनिंग, जो कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोलिपिड में हमें नजर आ रहे होते हैं. सो एक्सट्रिंसिक को आप ऐसे याद कर लो कि वो सिर्फ एग्जिट सर्फेस पे प्रेजेंट है, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन. इज दैट क्लियर? ऐसे याद कर लोगे आप? ओके, वेरी गुड. सो फॉर आवर सिलेबस जो हमें ज्यादातर फोकस करना है वो हमें इंटेग्रल या फिर सॉरी हमें इंटेग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन पे फोकस करना है. सो नाउ हमारे पास इंटेग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं? दोज आर द ones which span the entire or part of the internal thickness of the membrane. यानी हमारे पास अगर वो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन को थोड़ा सा भी फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दिस इज माय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और ये मैं अगर अपना प्रोटीन ड्रॉ करूं, तो या तो पूरी थिकनेस को वो सरपास कर रहा हूँ, पूरी थिकनेस के थ्रू वो फ्लो कर रहा है इंटायर थिकनेस, या कुछ पार्ट ऑफ द थिकनेस को वो फेस कर रहा हूँ. तो दोनों तरह से if फेसिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी फॉस्फोलिपिड का जो ये है, क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसकी सरफेस के नीचे एक तो ये उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री, अगर वो खाली ऊपर प्रेजेंट है तो फिर वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है. बट इफ दे आर फेसिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट देन दे हैव टू बी व्हाट, दे हैव टू बी इंटेंसिक और इंटेग्रल प्रोटीन. अच्छा, इनमें से भी, अच्छा, नाउ द ones which span the entire thickness, the proteins which are spanning through the entire thickness, those are called transmembrane proteins. आप ऐसे याद करो कि आपके पास
जैसे एक ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है, राइट? मैंने इसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू याद किया था। ट्रांसपोर्ट का क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि वो आपको आपके स्टार्टिंग पॉइंट से, आपकी पिकअप लोकेशन से आपकी जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाए। So a transport car or a transport bus is responsible for what? It is responsible to make sure that you reach from one end to another. So those proteins which are present or which are which are basically facing both the starting of one layer of one monolayer, यानी एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में जो पूरी थिकनेस को फेस कर रहे हैं, पूरी थिकनेस के थ्रू किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे प्रोटीन्स हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। लेट मी रिपीट, a transport bus is responsible for carrying you of a, for commuting you from one end to another। वो आपको बीच में कहीं नहीं उतारता है, वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपके एंड पॉइंट तक आपको ले जाता है। So those proteins which basically ensure that a substance passes from one end to another end and they are spanning the entire thickness of the membrane, those are transmembrane protein। And those proteins जो कि थोड़े से part को span कर रहे होते हैं, spans part of the thickness, वो हमारे पास कौन से होते हैं? इंट्रा मेम्ब्रेन प्रोटीन। अच्छा, हमें इंट्रा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स नहीं पढ़ने फॉर आवर सिलेबस। वी आर ओनली कंसर्न विद व्हाट? वी आर कंसर्न विद transmembrane proteins। Now transmembrane proteins are the one which span the entire thickness of our membrane, यानी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी चीज को। अच्छा, बिफोर टॉक अबाउट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हमारे पास क्या सारे मॉलिक्यूल्स, बी इट पोलर, बी इट नॉन पोलर, बी इट आयोनिक, can all molecules directly and completely pass through a phospholipid bilayer? Or are there some molecules which cannot easily pass through a membrane? क्या हमारे पास सारे substances जो कि move करते हैं in and out of the cell, can all of them directly pass through the bilayer without facing any resistance? I was asking you, if for example there is a charged species, ठीक है, ये मेरी एक charged species है, इसके ऊपर एक positive charge है, for example, this is my phospholipid bilayer। अब ये charged species is trying to enter my membrane जिसमें phospholipids present है। Can this charged species directly completely go like this, ऐसे ये मूव करके सेल के अंदर एंटर हो सकती है? नो। Why? Because it has a charge। So there are molecules which are charged and then there are molecules which are polar। Now polar, charged and large molecules basically face a restriction। वो डायरेक्टली हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूज करके मूव नहीं कर सकते। दे नीड अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, हम हर डेस्टिनेशन पर पैदल नहीं पहुंच सकते। आई कैन नॉट वॉक थ्रू वन प्लेस टू अनदर ऑल द टाइम्स। कुछ डेस्टिनेशंस पे हमें पहुंचने के लिए हमें किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम की जरूरत होती है। वी ईदर नीड अ कार और वी नीड a taxi or a bus to make us reach from one point to another। So all the places we cannot walk, right? So उसी तरह से हर जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली हमारे मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज करके ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता। Some molecules which are polar, which are charged, because they would face repulsion from our fatty acid tails, from our hydrophobic tails, क्योंकि हमारे जो majority part of the membrane है वो क्या है? वो हाइड्रोफोबिक है, वो नॉन पोलर है, तो वो किसी भी पोलर कंपाउंड को या किसी भी चार्ज स्पीशीज को वेलकम नहीं करेगा, उसको एक रेजिस्ट करेगा। तो मेम्ब्रेन से पास थ्रू करने के लिए कोई ऐसी रोड या कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट मीडियम हमारे पास होना चाहिए which allows the movement of polar charge and large species। तो उसके लिए हमारे पास ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ठीक है। सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स की हमारे पास होती हैं दो टाइप्स। there are two types of transmembrane protein। One of them is channel protein and the other is a carrier protein। दोनों का एक, चलो let's first write the similarities between them।
So the similarities between them are what? Both are involved in the transport of polar molecules and ions. Ions हमारे पास charged species होते हैं basically. Polar molecules वो होते हैं जिन पे charge की unequal distribution हो. Of polar molecules and ions, they are basically charged and they're specific for what they transport. तो जैसे हमने enzymes में पढ़ा था कि हमारे पास हर enzyme specific for its substrate होती है. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लैक्टेज की एंजाइम है तो मेरे पास जो लैक्टेज है वो हमेशा लैक्टोज पर ही एक्ट करेगा, वो हमारे पास फ्रक्टोज पर एक्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो उसी तरह से हर जो हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम आयन है तो सोडियम आयन क्लोरीन आयन चैनल से पास नहीं करेगा, वो सोडियम आयन चैनल जो है उसी से पास करेगा. So all these proteins, they are specific in nature. Now, how are they specific in nature? That's a little different topic. And हम उस पे थोड़ी like next class में बात करेंगे. But the two things that are similar between a channel protein and a carrier protein, एक तो obviously दोनों transmembrane protein है, they're spanning the entire length, the entire thickness of the membrane. And then obviously they're involved in what? They're involved in the transport of polar molecules and charged species. Okay. एंड देन दे आर स्पेसिफिक फॉर व्हाट दे आर ट्रांसपोर्टिंग. अगर एक चीज रिस्पॉन्सिबल है क्लोरीन की मूवमेंट के लिए, वो क्लोराइड आयन की मूवमेंट के लिए, तो वो क्लोराइड आयन को मूव करवा रही होगी. कोई कैल्शियम आयन की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो कैल्शियम आयन को मूव करवा रही होगी. So every channel protein and every carrier protein is specific for what they are transporting. Okay, is that clear? Okay. Now let's talk about the differences. हम differences की बात करते हैं. Now हमारे पास चैनल प्रोटीन जो होते हैं ना, वो एक चैनल की तरह होता है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय चैनल? एक पैसेज, एक पाथवे होता है उनका. जैसे एक सिलेंडर होता है ना, यू कैन थिंक दैट दे आर सिलेंड्रिकल इन नेचर. ठीक है. वो कुछ इस तरह के होते हैं और उनके बीच में ना देयर इज दिस चैनल. और इस चैनल में क्या होता है? दिस इज अ वाटर फिल्ड चैनल. इट इज अ वाटर फिल्ड एक्वस चैनल. ठीक है. इसमें क्या होता है? इट्स अ वाटर फिल्ड चैनल. तो हमारे पास वाटर फिल्ड चैनल होने का, इफ यू कुड सजेस्ट, क्या फायदा होगा? लाइक व्हाई डू वी नीड वाटर? इज वाटर व्हाट इज इट? बिकॉज वाटर हमारे पास एक पोलर स्पीशी है इस वजह से, या एक अच्छा सॉल्वेंट है इस वजह से? व्हाट डू यू थिंक? व्हाई, व्हाट रोल इज वाटर प्लेइंग इन, लाइक जो वाटर का चैनल है, वाटर के थ्रू बेसिकली वो आयंस पास हो रहे हैं ना, वो आयंस आएंगे और वो पूरे इस चैनल से पास होके, वो उससे गुजर के एंटर होंगे हमारे मेम्ब्रेन के बाहर इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ द सेल. So what do you think is the significance of this water-filled channel? Very good. So water is polar, and we've understood quite a few times कि water हमारे पास attract करता है charged species को या हमारे पास polar species को. Why? Because water, because उसमें OH होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, तो जिसकी वजह से वाटर में हमारे पास पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होता है, और फिर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो एक तो उसकी पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास जो वाटर है, इट अट्रैक्ट्स आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स. कोई भी किस्म का चार्ज वाटर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. नाउ सो लेट्स राइट आवर फर्स्ट डिफरेंस, जो कि है दे आर वाटर फिल्ड. दे हैव वाटर फिल्ड. आप इसको पोर बुला सकते हो या आप इसको वाटर फिल्ड चैनल कह सकते हो. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स ड्रॉ अ कैरियर प्रोटीन. तो कैरियर प्रोटीन हमारे पास कुछ इस तरह का होता है. एंड हर कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट होती है. ठीक है. अब ये बाइंडिंग साइट क्यों होती है? आई जस्ट कम टू दैट इन अ बिट. तो व्हाट हैपेंस इज कि अच्छा, क्या आप यहाँ पर कोई कैरियर प्रोटीन में वाटर फिल्ड पोर या वाटर फिल्ड चैनल ऑब्जर्व कर सकते हो? इज देयर एनीथिंग जिसके थ्रू वाटर पास कर रहा हो? कैन यू सी दैट? So one thing which is very evident is कि carrier protein में कोई water filled channel नहीं होता. So let's write that down. No water filled channel. अच्छा,
बट होता क्या है कि हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ना, कि मैंने जैसे बाइंडिंग साइट ड्रॉ किया, इनमें बाइंडिंग साइट होती है। फॉर एग्जांपल इनके इनके थ्रू जिस मॉलिक्यूल ने पास थ्रू करना है वो आकर इस बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग साइट होती है वो जो भी पोलर मॉलिक्यूल है, जो भी आयन को आना होता है वो उससे ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सो फॉर एग्जांपल a molecule like this would come and bind to it। तो हमारे पास एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है इन कैरियर प्रोटीन्स में, जो कि चैनल प्रोटीन में नहीं होती। चैनल प्रोटीन में बस वो वाटर चैनल या वाटर पोर के थ्रू वो आराम से पास कर सकते हैं। बट इन कैरियर प्रोटीन्स देयर इज अ बाइंडिंग साइट present, and obviously it is a complementary binding site to the whatever molecule which has to pass through this carrier protein. Binding site is present. Over here, binding site is absent. Now, हमारे पास होता यह है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारी चैनल प्रोटीन की कोई शेप फिक्स्ड हो। Why is there no such requirement of this channel protein to have a fixed shape? Because हमारे पास carrier protein में shape is a very important role. Why? Because वो जो shape होगी, जो binding site बना रही होगी, वो responsible है किस चीज के लिए, कि वो complementary binding कर सके solute molecule के साथ, whatever has to pass through it, right? फिर चैनल प्रोटीन में क्या करना है, अब वो चैनल किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का पोर हो, वो हाफ सर्कुलर हो, फुल सर्कुलर हो, वो सेमी सर्कुलर शेप का हो, या वो ट्रिगनल शेप का, कोई भी किस्म का वो पोर हो, उसको तो पोर से बस पास करना है। तो इट इज नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द पोर ऑफ दैट चैनल प्रोटीन, हमारा वो मॉलिक्यूल उसे पास थ्रू कर जाएगा। तो हमारे पास चैनल प्रोटीन में शेप का फिक्स्ड होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट कैरियर प्रोटीन में शेप का फिक्स्ड होना इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, दूसरा एक और चीज ये कि हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है। Now, what is a conformational change? If you remember, हमारे पास जब हम inhibitors पढ़ रहे थे, तो we said कि नॉन competitive inhibitors जब बाइंड करते हैं हमारी एक्टिव साइट से, तो होता क्या है कि नॉन competitive inhibitors, सॉरी, जब एलोस्टेरिक साइट से नॉन competitive inhibitor बाइंड करता है, तो जो एक्टिव साइट की शेप होती है वो चेंज हो जाती है, और उस चेंज को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब ये होता है कि एक चीज ने आकर जब बाइंड किया ना, जैसे कि एक नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ने आकर एलोस्टेरिक साइट को बॉन्ड बाइंड किया, तो उसने कंफर्म कर दिया कि जी मैंने बाइंड कर लिया, द बाइंडिंग हैज बीन डन, नाउ यू कैन चेंज द शेप। सो दैट इज अ कॉन्फर्मेशनल चेंज। एक मॉलिक्यूल आके कंफर्म कर देता है कि भाई चेंज ऑफ शेप होना जरूरी है। सो whenever a solute molecule comes and binds to its binding site, तो हमारे पास जो शेप होती है ना वो चेंज कर जाती है। और वो चेंज क्यों कर जाती है, ताकि होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अगर मेरा मॉलिक्यूल आकर बाइंड कर गया है, तो जब मेरा शेप चेंज होगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये शेप मेरा अपसाइड डाउन हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा 180 डिग्री का, या कोई और शेप वो इख्तियार कर लेगा। सो व्हेन दैट शेप चेंज अकर्स, मेरा जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सॉरी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए मेरा जो पोलर मॉलिक्यूल है, वो उस चेंज ऑफ शेप की वजह से एंटर कर जाएगा इन माई सेल और आउट ऑफ द सेल, जो भी जिस भी तरफ उसको मूव करना हो, इनटू द मेम्ब्रेन या आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो उस चेंज ऑफ शेप की वजह से मेरा जो मॉलिक्यूल है वो पास कर पाएगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर। सो वी वुड से that their change in shape when the molecule binds. ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा जो शेप है वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स शेप रहता है। ओके, नाउ अनदर थिंग, अब हमारे पास दो किस्म के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, राइट? एक हमारे पास होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। हर्ष, इफ यू could tell me what is the difference between an active transport and what is the difference between a passive transport? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? What's the most basic way to describe that? Active uses energy. Very good. This is the most simple way of telling something कि हमारे पास active transport वो होता है which requires energy in the form of ATP, और passive transport वो होता है जो हमारे पास ATP require नहीं करता.
नाउ हमारे पास जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट चैनल प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट. They are involved in passive transport. So, would they require energy? No. They would not require energy. ऑन द कॉन्ट्री हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो दोनों तरह के प्रोसेसेस कैरी आउट कर सकते हैं. यानी वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और वो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. नाउ हमारे पास अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे सो एटीपी यानी एनर्जी इज रिक्वायर्ड. और पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड नहीं होती है एनर्जी. नाउ बेसिकली होता क्या है हमारे पास, ऑब्वियसली पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज व्हाट, इट इज डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. राइट, हमारे पास जो मेम्ब्रेन के बाहर वाला रीजन है उसमें हमारे पास क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ अ मेम्ब्रेन. ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारी मेम्ब्रेन का आउटसाइड एनवायरनमेंट है, ये उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है हमारे सेल का बेसिकली. सो बेसिकली अगर मेरा कोई, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं. सो आउटसाइड मेरे पास सोडियम के कोई 6 आयंस प्रेजेंट हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट में मेरे पास सोडियम के सिर्फ 3 आयंस प्रेजेंट हैं. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज व्हाट, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम अ हायर रीजन टू अ लोअर रीजन. और हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये जो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारी मूवमेंट होती है वो एक बहुत नेचुरल, एक बहुत ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती. इट्स लाइक कि हमारे पास अगर आप एक माउंटेन चढ़ रहे हो तो आप जब माउंटेन से नीचे उतर रहे होगे, व्हेन यू आर कमिंग डाउन द माउंटेन, आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी. व्हाई, बिकॉज यू आर, आप ग्रेविटी के लॉ को ओबे कर रहे हो, तो ग्रेविटेशनल पुल आपको नीचे खींच रहा होगा व्हेन यू आर कमिंग डाउन द माउंटेन. सो व्हेन यू आर कमिंग डाउन समथिंग यू डू नॉट रिक्वायर एनर्जी. बट आप अगर उसी माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हो, यानी यू आर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आप ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी. राइट, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. और जब भी हम डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे होते हैं तो हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती. ठीक है, तो हमारे पास चैनल प्रोटीन्स में हमेशा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है और हमें एनर्जी उसमें रिक्वायर्ड नहीं होती. ऑन द कॉन्ट्री अगर हम कैरियर प्रोटीन्स की बात करें तो जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं तो उसमें तो एनर्जी नहीं चाहिए. लेकिन जो हमारे कैरियर प्रोटीन्स होती हैं उसमें क्या होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है. नाउ इफ यू हैव सीन अ पंप, आप अगर एक पंप आपने, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बलून, हम बर्थडे पार्टी जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे पास एक एयर पंप होता है. हम बलून्स में उस एयर पंप की नोजल को अटैच करते हैं और फिर हम उसको पंप करते हैं, एयर पंप कर रहे होते हैं इनसाइड आवर बलून. तो जब हम एयर पंप कर रहे होते हैं इनसाइड आवर बलून, हम प्रेशर, जो भी उसका पुलिंग मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम पंप कर रहे होते हैं, हम उसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं. उसमें आपने देखा होगा इंसान थक जाता है. अगर आप मैन्युअली फोर्स एक्सर्ट करके पंप करोगे तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. राइट, when you're pumping air into a balloon through an air pump, you would need to apply a force to that air pump, right? To push in the air inside the balloon. तो वो बहुत एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है. तो उसी तरह से हमारे वो कैरियर प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम उनको क्या बुलाते हैं, हम उनको बुलाते हैं कैरियर पंप्स. दे आर बेसिकली कॉल्ड वो कैरियर प्रोटीन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एनर्जी चाहिए एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज व्हाट, इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यानी फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जो सोडियम आयंस की एग्जाम्पल देखी कि हमारे पास जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है उसमें हमारे पास जो सोडियम आयंस है वो ज्यादा है, इंटरनल एनवायरनमेंट में कम है. अब इंटरनल एनवायरनमेंट से आउटसाइड जाना ज्यादा डिफिकल्ट या ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है. इट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू हैव देयर इज, आपके एक फ्रेंड है,
और आपको आपके फ्रेंड के पास ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल you've put up a stall and you've earned money. Your friend already has earned a lot of money. बट क्योंकि आप लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि आप एक शेयर स्प्लिट करोगे, तो ऑल्दो आपने कम शेयर जनरेट किया है, आपकी दोस्त ने ज्यादा शेयर जनरेट किया है, बट बिकॉज ये प्रॉमिस कि आप अपने शेयर का कुछ पार्ट अपनी फ्रेंड के दोगे, सो इवन दो व्हेन यू हैव लेस मनी यू आर गोना गिव इट टू योर फ्रेंड, एंड वो ऑब्वियसली आपके लिए डिफिकल्ट होगा, हार्डर होगा, सैडर होगा, राइट, बट यू हैव टू गिव इट नॉनदलेस. तो उसी तरह से जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, आप एक लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जा रहे हो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो एक तो वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होगा. इस वजह से ऐसे कैरियर प्रोटीन्स which require energy and they're going against the concentration gradient, हम ऐसे कैरियर प्रोटीन्स को क्या बुलाते हैं? We call them carrier pumps. ठीक है. So we'll keep it till here in today's class. सही है. Anything that you might want to ask me or anything that is unclear?